सर सबसे पहले देखो थर्मोडायनेमिक्स में इसका तीन पार्ट है। एक होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, डेल इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सेकेंड लॉ पे जाएंगे तो उसमें आ जाएगा एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी। थर्ड पार्ट में जाएंगे तो थर्मोकेमिस्ट्री। थर्ड लॉ का डिफिनेशन पता होना चाहिए, एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। थर्ड लॉ से ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता। थर्ड लॉ से जो भी क्वेश्चन पूछता है स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट पूछता है, और थर्ड लॉ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेगा फर्स्ट पार्ट से और थर्मोकेमिस्ट्री से। थर्मोकेमिस्ट्री से, इंट्रोपी से, गिब्स एनर्जी से, स्पॉन्टेनिटी से बहुत क्वेश्चन आता है। और थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स अगर समझ में आ जाएगा तो इस सॉल्यूशन में आप एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग, इंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग, ये सब समझ में आता है। ठीक। तो थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोकेमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, हाउ टू राइट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होता है। थर्मोकेमिस्ट्री में मैक्सिमम स्टूडेंट का सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है हाउ टू राइट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अगर वो आपको समझ में आ जाएगा ना तो फिर बहुत इजी हो जाता है थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले देखो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग स्टडी जब जाओगे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे क्लियर कट लिखा है कि हीट और एनर्जी के बीच में रिलेशन को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग हीट और एनर्जी के बीच में रिलेशन, थर्मोडायनेमिक्स में हीट और एनर्जी का रिलेशन देखोगे। थर्मोडायनामिक्स हमेशा मैक्रो लेवल पे करते हैं हम लोग, माइक्रो लेवल पे नहीं करते। हम एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे। जब भी स्टडी करेंगे तो किस में करेंगे, बल्क में करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक्स आपको इंफॉर्मेशन देगा टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन आपका फिजिबल होगा या नहीं होगा ये आपको कौन देगा, थर्मोडायनामिक्स। लेकिन थर्मोडायनामिक्स कभी भी आपको काइनेटिक्स के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन करेगा। जैसे क्या होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस, लेकिन क्या होता है, स्लो होता है। कुछ प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस, क्या होता है, फास्ट होता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, स्लो होता है लेकिन स्पॉन्टेनियस है। आपका कंबशन क्या होता है, फास्ट होता है लेकिन क्या स्पॉन्टेनियस है। तो आप हमेशा याद रखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में आपको हमेशा फिजिबिलिटी का इंफॉर्मेशन मिलेगा, स्पॉन्टेनिटी का मिलेगा, स्पीड का नहीं। रिएक्शन में भी स्लो, में भी फास्ट। ठीक। तो कोई रिएक्शन आप पॉसिबल, कोई भी रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन आपका फिजिबल है या नहीं है। तो कोई भी रिएक्शन क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली फिजिबल होता है लेकिन काइनेटिकली क्या होता है, फिजिबल नहीं होता। तो उसके लिए कहीं पे स्टेरिक रीजन आ जाता है, कहीं पे बहुत सारा फैक्टर आ जाता है आपका। तो इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग थर्मोडायनेमिकली सिर्फ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, काइनेटिक्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक। अगर आपको स्पीड ऑफ रिएक्शन पढ़ना है तो फिर चले जाओ कहाँ पे, काइनेटिक्स में। अगर आपको व्हाट्सएप भी देख, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, तो कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो कंटिन्यू स्पॉन्टेनियस नहीं होता, एक सर्टेन लिमिट तक जाता है स्पॉन्टेनिटी, उसका किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। तो किसी भी सिस्टम से अगर आपको वर्क करवाना है, जैसे क्या होता है, एक गैल्वेनिक सेल लेते हैं लोग, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो किसी भी सिस्टम से अगर आपको वर्क करवाना है तो वर्क बिफोर इक्विलिब्रियम आप जितना करवाना करवा लो, जैसे सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो फिर वर्क नहीं करेगा वो, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो। मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क डन वहां से नहीं होगा। तो किसी भी सिस्टम से अगर वर्क करवाना है तो बिफोर इक्विलिब्रियम, और किसी भी सिस्टम का सबसे ज्यादा इंट्रॉपी नोटिस करना है तो इक्विलिब्रियम पे। इंट्रॉपी इक्विलिब्रियम पे बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए बेटा थर्मोडायनेमिक्स का एनसीईआरटी का स्टडी करना, क्योंकि एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट में इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है इंट्रॉपी से लेके गिब्स एनर्जी का, आप किसी भी बुक में पढ़ोगे उतना नहीं लिखेगा। एक्सप्रेशन दे देगा दिखाने के लिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत सारा दे देगा, लेकिन थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन जो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए एनसीईआरटी उस पार्ट को पढ़ना मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, एनसीईआरटी इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना। केमिकल इक्विलिब्रियम का एनसीईआरटी आप लीचेटलेस प्रिंसिपल पढ़ लो, आयनिक का पूरा एनसीईआरटी पढ़ो। ये पूरा एनसीईआरटी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया, रेडॉक्स का एनसीईआरटी पढ़ो, बहुत अच्छा लिखा वहाँ पे रेडॉक्स का एनसीईआरटी। तो ये सब चैप्टर का एनसीईआरटी आपके लिए मस्त है। कई बार समझ में, स्ट्रक्चर पैटर्न नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, केमिकल बॉन्डिंग नहीं भी पढ़ोगे चलेगा आपका, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया आपको। मेन जहां जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स बोले एक बार एनसीईआरटी को रीडिंग देना थोड़ा। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले क्या होता है कि जो आप क्या होता है कि एक होता है सिस्टम, एक क्या होता है सराउंडिंग्स। तो जहां पे आप स्टडी करते हो उसको बोलते हैं सिस्टम, जहां पे आपका इन्वेस्टिगेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स को क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स। तो एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग्स होता है, मतलब सारा वर्क करोगे सिस्टम में। अब यहाँ पे हमेशा सिस्टम सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन देखा जाता है, और सिस्टम सराउंडिंग के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो हमेशा बाउंड्री के थ्रू होता है। अब वो बाउंड्री में भी इमेजिनरी, में भी रियल, में भी आपका बाउंड्री होगा, में भी इमेजिनरी, में भी क्या होगा, रियल। तो हम लोग उसी बाउंड्री के नेचर पे पहले सिस्टम को क्लासिफाई कर देते हैं, कितना टाइप्स का, थ्री टाइप्स का। एक होता है ओपन सिस्टम, जैसे कप ऑफ टी रखा हुआ तो ओपन सिस्टम है, वहां पे क्या होगा, मैटर भी एक्सचेंज होता है और क्या होता है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ।
एक होता है क्लोज सिस्टम, जिसमें क्या होगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, जिसमें सिर्फ क्या होगा, एक्सचेंज एनर्जी। अगर ये बोतल में मान लो हॉट वाटर रखूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा, तो मैटर तो आपका एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन क्या एक्सचेंज होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा, तो उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम, ये क्लोज सिस्टम। एक होता है आपका आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड का मतलब होता है इंसुलेटिंग वाल। उसमें क्या होता है कि सिस्टम सराउंडिंग के बीच में ना मैटर एक्सचेंज होगा ना एनर्जी एक्सचेंज होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में हमेशा जो हम लोग लेते हैं इंसुलेटिंग वॉल लेते हैं। बाउंड्री जो होता है इंसुलेटिंग नेचर होता है, तो जहां भी एडियाबैटिक प्रोसेस कराते हैं हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है आइसोलेटेड सिस्टम में ही। तो जनरली क्या होता है, कंपटीशन का जो क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे एडियाबैटिक आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखेगा, आपको बोल देगा आइसोलेटेड सिस्टम में करवा रहे हैं, आई बस इंसुलेटेड वॉल लेके करवा रहे हैं, तो समझ ना कि एडियाबैटिक प्रोसेस सब। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस देखेंगे, स्टेट वेरिएबल देखेंगे, कौन कौन सा से स्टेट वेरिएबल्स रहेंगे जहाँ से स्टेट को डिफाइन करेंगे। फिर स्टेट फंक्शन आएगा, पाथ फंक्शन आएगा, देखेंगे कौन कौन सा स्टेट फंक्शन है, कौन सा पाथ फंक्शन है। फिर देखेंगे हम लोग कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन मास डिपेंडेंट है, कौन मास आपका इंडिपेंडेंट है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क देखेंगे, वहां पे कुछ कर्व देखेंगे आप लोग। फिर हम लोग चले जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस पे। तो सबसे पहले पढ़ लो टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये समझ में थर्मोडायनेमिक्स किसके बीच में रिलेशन दिखा रहा है, रिलेशन बिटवीन हीट एंड एनर्जी। तो उसी के टाइम वर्क क्या होगा, एक एनर्जी का ही तो फॉर्म है वर्क आपका। किसके लिए एप्लीकेबल होता है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए। आई बात समझ में। आप सबसे पहले लिख लो आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो फर्स्ट करो। आप पढ़े हो ये सब, बहुत इजी है टाइप्स ऑफ सिस्टम सब। टाइप्स ऑफ सिस्टम आपने फर्स्ट पढ़ा होगा, ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा, ये सब 9th 10th के बच्चे पढ़ता है। ये सिस्टम हो गया, ये सराउंडिंग हो गया। देखो एनर्जी वगैरह एक्सचेंज करेगा, हाँ मैटर भी अगर एक्सचेंज करेगा तो क्या बोलेंगे आप, ये जो बाउंड्री होगा इमेजिनरी बाउंड्री होगा कि नहीं। ये रियल बाउंड्री तो होगा ही नहीं आपका। मान लो एक आप हॉट वाटर रखोगे तो उसमें कुछ बाउंड्री तो है नहीं, कि इमेजिन करो ना ये बाउंड्री है आपका, क्योंकि फेज के अकॉर्डिंग देख लो। वाटर का वहां पे लिक्विड फेज होता है, तो ये फेज के अकॉर्डिंग है कि इमेजिनरी आप क्या लेते हो बाउंड्री, रियल में कोई बाउंड्री होता नहीं है। एक, हम लोग क्या खोते हैं, हम लोग क्या ओपन सिस्टम है। प्रेशर कुकर में कुकिंग ऑफ फूड कर दो, वो भी तो ओपन सिस्टम है, मैटर एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है वहां पे। फिर होता है आपका क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में जाएंगे तो सिस्टम और मैटर के बीच देखो, सिस्टम लिए सराउंडिंग लेंगे तो मैटर एक्सचेंज होगा यहाँ पे, नो। क्या एक्सचेंज होगा, एनर्जी। थर्ड लिखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। क्या एक्सचेंज होगा बताइए, नाइदर मैटर नॉर एनर्जी। एनर्जी एक्सचेंज होगा, नो। मैटर एक्सचेंज होगा, नो। अब 100% इंसुलेशन नहीं होता, कोई भी इंसुलेटिंग वॉल लोगे वहां पे लोग आइसोलेटेड सिस्टम 100% इंसुलेशन नहीं होता है। मार्केट से थर्मस फ्लास्क से वो कितना भी कॉस्टली लेके आओ, अब जब उसमें वाटर ये कप चाय रखोगे ना, आफ्टर 3 आवर 2 आवर के बाद देखना टेम्परेचर फॉल कर ही जाता है। मतलब 100% इंसुलेशन पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, हाइपोथेटिकल कंडीशन। 100% इंसुलेशन नहीं होता, किसी भी सिस्टम से 100% रेसिस्टेंस आप जीरो नहीं कर सकते, रेसिस्टिविटी कंप्लीटली आप रिमूव नहीं कर सकते। ये सब हाइपोथेटिकल है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को आप रिमूव नहीं कर सकते हो, वैनिश नहीं कर सकते हो, मतलब आइडियल कंडीशन क्या है आपका, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। आई बात समझ में, ये समझ में आया आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब देखो, एक होता है स्टेट वेरिएबल्स। आपने थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारा देखा होगा कि एंट्रोपी चेंज पढ़ा होगा आपने, गिब्स एनर्जी चेंज पढ़ा होगा आपने, तो आप इंटीग्रल लिमिट्स लेते होंगे, टेम्परेचर वॉल्यूम से लेते हैं ना आप लोग, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। मतलब किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, स्टेट वेरिएबल्स। इसको किस इससे क्या डिफाइन करते हैं, टू डिफाइन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए क्या लेते हैं हम लोग, स्टेट वेरिएबल्स। तो प्रेशर हो जाएगा, वॉल्यूम हो गया, नॉर्मल मोल हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब स्टेट वेरिएबल्स है। आपने देखा हो, यही तो आपका डिफरेंशिएशन जब करते थे आप,
इंटीग्रेशन जब करते थे तो यही तो वेरिएबल्स रहता था, कहीं वॉल्यूम के साथ, कहीं पे टेम्परेचर के साथ, कहीं प्रेशर के साथ, करते हो कि नहीं? तो ये सब क्या है, सब आपका स्टेट वेरिएबल्स। अगर मान लो एक सिस्टम है आपका, सिस्टम लिए अपने, सिस्टम में मान लो P1 है, V1 है, T1 है, उसको आपने मान लो हीट करके P1 ही रखा, V1 ही रखा और T2 कर दिया, तो आपने क्या चेंज कर दिया? टेम्परेचर। सिस्टम तो आ गया यहाँ पे। अगर मान लो स्टेट 1 था ये, अब स्टेट 2 में आ गया। स्टेट चेंज होने का मतलब ये नहीं होता कि आप मान लो कोई सॉलिड पे वर्क कर रहे हो या लिक्विड पे वर्क कर रहे हो, तो स्टेट चेंज का मतलब ये नहीं कि फेज चेंज होना चाहिए। स्टेट चेंज का मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूलर लेवल पे काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करेंगे ना, तो अब स्टेट चेंज हो गया। क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर चेंज किया, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी आपने चेंज किया। इंटरनल एनर्जी चेंज किया तो स्टेट चेंज हो गया। कर लेंगे। आई बात समझ, स्टेट वेरिएबल्स। अब आइए स्टेट फंक्शन। बताइए क्या होता है स्टेट फंक्शन? बताइए कोई। जो इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करता है। पाथ इंडिपेंडेंट जो होता है आपका, ये डिपेंड किस पे करेगा? इनिशियल एंड फाइनल स्टेप्स पे। पाथ इंडिपेंडेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन। लिखो। The initial and final stage and final state of a system, that is path independent या path dependent? जैसे आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, स्टेट फंक्शन होगा। होगा कि नहीं? आप किसी बिल्डिंग का हाइट बोलो तो वो भी स्टेट फंक्शन होगा। कोई हाइट लोगे तो फिक्स हाइट है, वो भी स्टेट फंक्शन है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आपका स्टेट फंक्शन होता है, लेकिन वर्क आपका पाथ फंक्शन हो गया। वर्क तो आपका स्टेट फंक्शन नहीं है। तो स्टेट फंक्शन होता है ना, उसका होगा कि इट कैन बी integrated between two different limits. एक होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एक होता है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। अगर आप दो लिमिट्स लेकर अगर किसी कोई फंक्शन को अगर इंटीग्रेट कर दोगे ना, मतलब नेट चेंज आप फाइंड कर रहे हो, इसका मतलब वो पाथ इंडिपेंडेंट है, तो उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। मैथमेटिकली जाओगे तो स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कैन बी इंटीग्रेटेड बिटवीन टू डिफरेंट लिमिट्स। मतलब जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा उसी को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। मतलब सिंपल हो गया ये कि मान लो कोई फंक्शन है dt, टेम्परेचर है, और T1 T2 से आप क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे। चेंज कितना निकालोगे? T2 - T1 इक्वल टू क्या बोलोगे? डेल टी। इसका मतलब टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है आपका, पाथ फंक्शन नहीं है वो। आई बात समझ में? वॉल्यूम मान लो 1 लीटर से 10 लीटर हो रहा है आपका, या 10 लीटर से 1 लीटर हो रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना लेंगे? डेल वी। इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट्स लेके। तो जहां भी कोई भी फंक्शन को, अगर मान लो कोई फंक्शन d5 है और उसको φ1 और φ2 से मैंने क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया, और डेल फाई अगर फाइंड कर लिए, इसका मतलब क्या है? वो स्टेट फंक्शन। तो कैन बी इंटीग्रेटेड बिटवीन टू डिफरेंट लिमिट्स। वर्क को देखना, इंटीग्रेट करेंगे लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, मास इंटीग्रेशन कांस्टेंट लाते हैं। देखना फ्री गिब्स एनर्जी को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स ले लेंगे। इंट्रॉपी को इंटीग्रेट करेंगे, देखना लिमिट्स ले लेंगे। वॉल्यूम को इंटीग्रेट करेंगे, देखना लिमिट्स ले लेंगे। प्रेशर को इंटीग्रेट करेंगे, देखना लिमिट्स ले लेंगे। तो लिमिट्स लेने का मतलब क्या? डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो, इसका मतलब वो पाथ इंडिपेंडेंट। आई बात समझ में? फिर क्या होता है कि जो जिसका पाथ इंडिपेंडेंट होगा, उसका साइक्लिक इंटीग्रल हमेशा जीरो आता है। मतलब किसी भी साइक्लिक प्रोसेस पे हमेशा उसका चेंज जीरो आता है। ये सब थ्योरी अगर बेटा समझ में आएगा ना, तो समझ बहुत इजी हो जाता है। पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, साइक्लिक इंटीग्रल। मतलब कहीं भी साइक्लिक प्रोसेस दे देगा, उसमें बोला एंट्रोपी चेंज बताओ क्या होगा, तो सीधा बोल देंगे जीरो। गिब्स एनर्जी चेंज बोलेगा जीरो। एंथैल्पी बोलेगा जीरो। इंटरनल एनर्जी बोलेगा जीरो, बिकॉज ऑल आर द स्टेट फंक्शन।
कर लेंगे। साइक्लिक इंटीग्रल, साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब होता है साइक्लिक प्रोसेस से लेते हैं। साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? टोटल चेंज। इंटीग्रल का डिफरेंशियल क्या होता है? स्मॉल चेंज। डीएक्स को होती है स्मॉल चेंज, और डीएक्स के रिस्पेक्ट में अगर टोटल चेंज है तो डीएक्स को क्या करते हो? इंटीग्रेट करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। साइक्लिक इंटीग्रल जो होता है स्टेट फंक्शन का, वो होता है जीरो। मतलब डी फाई अगर लेंगे तो उसका वैल्यू होगा जीरो। आई बात समझ में? तो किसी साइक्लिक प्रोसेस में आप देखना इंट्रॉपी को बताऊंगा मैं, जैसे इंट्रॉपी, जैसे आप देखेंगे साइक्लिक इंटीग्रल इंट्रॉपी चेंज जीरो, साइक्लिक इंटीग्रल लेंगे इंथैल्पी चेंज का जीरो। इसका मतलब क्या है? सब स्टेट फंक्शन है, पाथ इंडिपेंडेंट है। याद रखोगे तो दो टर्म याद रखना। कैन बी इंटीग्रेटेड बिटवीन टू डिफरेंट लिमिट्स, साइक्लिक इंटीग्रल शुड बी जीरो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? उसको पाथ फंक्शन। आई बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट लिखो पाथ फंक्शन। ये क्या होगा? पाथ इंडिपेंडेंट हो गया, पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट मतलब सिस्टम एक स्टेट से जब दूसरा स्टेट पे जाएगा तो चेंज किस पे करेगा आपका बताइए? स्टेट पे डिपेंड करेगा, वो पाथ फॉलो करेगा, कौन डिपेंड करेगा? साइक्लिक इंटीग्रल अगर जाएंगे, मान लो कोई फंक्शन है, मान लो डी फाई, अगर साइक्लिक इंटीग्रल है तो नॉन जीरो। अगर आप किसी पे मान लो कि डी फाई कोई फंक्शन लिए, अब फाई वन अगर फाई टू अपने लिमिट लिए, तो नॉट इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन नहीं कर पाएंगे आप। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाथ डिपेंडेंट है, तो फिर कैसे आप करोगे? आई बात समझ में? एक सिंपल थ्योरी है ना कि आप इंस्टीट्यूट से घर जाते हो, यहाँ से घर जाते हो, एक पाथ फिक्स रहेगा, आपके पॉकेट में उतना ही फेयर डेली मम्मी देगी, क्योंकि पाथ फिक्स है। अगर मान लो वो पाथ चेंज होता, तो फिर आपका पॉकेट में डिफरेंट डिफरेंट पैसा आता। मतलब क्या, पाथ डिपेंडेंट हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो मम्मी पापा तो जानते हो कि एक ही रास्ता से जाओगे, बस उतना ही पैसा मिलता है, उसके अकॉर्डिंग होता है कि नहीं? होता ही है। कभी कभी ऐसा भी होता कि आप किसी फ्रेंड को बोलते चल चलो ठीक है चल, ये दुर्गा पूजा का पंडाल देखना है जयदान ने, तो बोलता है नहीं जाएंगे बहुत दूर है, डिनाई कर देता। फिर बोलता ना एक शॉर्टकट रास्ता भी देखा मैंने, तो फिर रेडी हो जाता वो, क्योंकि चलता है कि इसमें ज्यादा नहीं दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि दुर्गा पूजा में बाइक से ही चले जाओगे, फोर व्हीलर से तो कहीं निकल ही नहीं पाओगे। जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार निकला था ऐसे ही, उसका तो पकड़ लिया कि तो निकलूंगा नहीं। वो फर्स्ट टाइम मैं निकला था भी, और उसका लास्ट ही हो गया, उसके बाद मैं निकलता ही नहीं। या तो कोलकाता से आउट ऑफ कोलकाता चला जाता हूँ, यहाँ रहता तो मैं घर से नहीं निकलता हूँ। कैंपस जहाँ रहता है वहीं पे बैठे रहते, उससे बाहर नहीं निकलते, क्योंकि रोड पे कहीं जाओगे तो हर जगह ब्लॉक, हर जगह ब्लॉकेज, हर जगह ब्लॉकेज। अब पैसेंस को तो सैल्यूट करता हूँ मैं, 3 घंटा 4 घंटा देख के पंडाल देखना, उस पैसेंस को तो मैं सैल्यूट करता हूँ। इतना भीड़ में, इतना जहाँ पे सफोकेशन होता है, वहां पे सब वेट करते रहते हैं पंडाल को देखने के लिए, मैं सैल्यूट करता हूँ उस आदमी को। और फिर खाना, आइसक्रीम, कौन सा पानी का आइसक्रीम बनाता होगा वो कोई नहीं जानता है, टप टप खाते रहता है। और फास्ट फूड जितना बेचता है, चिकन रहता होगा या क्या रहता होगा कौन जानता है, ऊपर वाला ही जानता है। अरे इतना डिमांड होता है, सप्लाई इतना रहता है, क्या करेगा वो लोग भी। मैं एक बार रेस्टोरेंट में गया खाने के लिए, देखा 2 बजे रात में, देखा लाइन, बोले चलिए समझ में ये बातें डिपेंडेंट। तो एक एग्जांपल लिख लो, वर्क डब्ल्यू एंड हीट क्यू। अब देखना कि डी डब्ल्यू का भी जीरो नहीं बोलेंगे आप, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू का भी जीरो नहीं बोलेंगे आप। मतलब साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन आप जीरो नहीं बोल सकते, साइक्लिक प्रोसेस में हीट चेंज आप जीरो नहीं बोल सकते। किसको जीरो बोलोगे? पाथ इंडिपेंडेंट जो रहेगा। यही बात समझ, पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन। तो मैंने ये एप्लीकेशन का पार्ट पढ़ा है, देखो आप जानते हो पाथ इंडिपेंडेंटली, ये सब एप्लीकेशन का पार्ट है, ये समझो कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, उसका वैल्यू चेंज कर लेंगे। अब देखो थर्मोडायनिक प्रॉपर्टीज होता है, जैसे फंक्शन देखा ना वैसे प्रॉपर्टीज होता है।
देखना, एक होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एक एक्सटेंसिव, एक क्या पढ़ेंगे, इंटेंसिव। ये मास डिपेंडेंट होता है। डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए सिस्टम। सिंपल थ्योरी है। आप 1 लीटर वाटर लो या 2 लीटर वाटर लो, दोनों में इंटरनल एनर्जी सेम होगा? नहीं, डिफर करेगा। 1 लीटर वाटर लो या 2 लीटर वाटर लो, दोनों का हीट कैपेसिटी सेम होगा? नहीं, डिफर करेगा। आप 1 लीटर पेट्रोल लो या 2 लीटर पेट्रोल लो, दोनों में क्या होता है, इंथैल्पी कंबशन आपका सेम होगा? नहीं, डिफर करेगा। करेगा आपका। तो ये हमेशा याद रखना, जो मैटर पे डिपेंड करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटेंसिव। जो मैटर पे इंडिपेंडेंट करेगा, जैसे आप सिंपल एक थ्योरी होता है कि एक पीएच का बात करता हूँ मैं, तो पीएच का बात करता हूँ, उसमें क्या इसका बात करता है, एच प्लस कंसंट्रेशन। तो पीएच आपका मास डिपेंडेंट नहीं होता, मास इंडिपेंडेंट। आप एक काम करोगे, अगर एक कंटेनर का वॉल्यूम मान लो, एक गैस का वॉल्यूम अगर 1 लीटर होगा, एक कंटेनर का वॉल्यूम अगर 2 लीटर होगा, दोनों को कनेक्ट करोगे तो वॉल्यूम कितना होगा, 4 लीटर। लेकिन आपने कभी ऐसा इमेजिन किया, एक सोल्यूशन का पीएच अगर 4 होगा और दूसरा सोल्यूशन का पीएच 5 होगा, दोनों को कनेक्ट कर देंगे, pH 9 बोलते हो? नहीं, इसका मास इंडिपेंडेंट है वो। आई बात समझ में? अगर मान लो कि एक का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा सिस्टम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, दोनों को कनेक्ट कर देंगे, क्या 70 डिग्री सेल्सियस बोलोगे? नहीं बोलते, इसका मास इंडिपेंडेंट। एक का प्रेशर 1 atm है, दूसरा का प्रेशर 1 atm है, दोनों को कनेक्ट करके क्या 2 atm बोलते हो? नहीं, मास इंडिपेंडेंट। एक में अगर 1 मोल है, दूसरा में अगर 2 मोल है, तो कनेक्ट करके आप 4 मोल 3 मोल बोलोगे ही, इसका मतलब मास डिपेंडेंट। आई बात समझ में? कंडक्टेंस का बात करते हैं, तो कंडक्टेंस को ऐड नहीं कर सकते हो आप, मोलर कंडक्टेंस को ऐड नहीं कर सकते हो। ये सब क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव होता ही नहीं आपका। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जैसे एसआरपी आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आप बोलते हो स्टैंडर्ड एसआरपी, आप क्या करते हो वहां पे, जब रिएक्शन लिखते हो, और जब मान लो किसी का भी उस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो या 3 से मल्टीप्लाई करते हो, आपका एसआरपी या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होता, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, मास डिपेंडेंट। कर लेंगे, तो ये क्या होता है, मास इंडिपेंडेंट या मास डिपेंडेंट? मास डिपेंडेंट। ये कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। मतलब सब्सट्रैक्शन एडिशन किस में अलाउड है आपका? जैसे वॉल्यूम बोलेगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स। देखो वॉल्यूम लिए नंबर ऑफ मोल बोलेंगे आपको, हीट कैपेसिटी। देखो मोलर हीट कैपेसिटी आपका इंटेंसिव होगा, क्योंकि आपने पर मोल बोल दिया ना। तो हीट कैपेसिटी बोला आपने, फिर आप लेट कर लो इंट्रॉपी। इंट्रॉपी को आप किससे डिनोट करते हैं, एस से। एंथैल्पी किससे डिनोट करते हैं, एच से। फिर इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब जितना भी होता है सब क्या होता है आपका, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। ये होता मास इंडिपेंडेंट। और ये क्या होता, इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता। आप ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो आप, याद रखोगे। एक एग्जांपल लेते देखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या बोलेंगे आप? जब स्पेसिफिक का बात करोगे तो पर ग्राम आ जाता है ना, और जब मोलर का बात करोगे तो पर मोल हो जाएगा ना, तो हमेशा इंटेंसिव हो जाता है। मोलर हीट कैपेसिटी। फिर याद रखिएगा टेम्परेचर, प्रेशर, फिर आप याद रखिएगा पीएच।
मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो बोलते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बोलते हैं आप लोग। फिर आप पीएच लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए, डेंसिटी, ये सब का सब क्या होता है आपका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो लेते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएल लिखते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो लेते हैं हम लोग, ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव होता है। अब देख, तो प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर P1 प्लस P2 आप बोलते हो। एक प्रेशर कंटेनर, वो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर अलग चीज है ये। मैंने बोला दो कंटेनर को अगर आप कनेक्ट करते हो तो प्रेशर P1 प्लस P2 बोलते हो, नहीं बोलते हो। पीएच P1 प्लस P2 बोलते हो, नहीं बोलते हो। कर लेंगे तो मास मैटर पे डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। कर लेंगे। आप एक काम करेंगे, सिंपल थ्योरी है। एक कंटेनर में अगर मान लो कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है यहाँ पे, उस सॉल्यूशन का एक ड्रॉप का मैं डेंसिटी मेजर करूँ या पूरा सॉल्यूशन का डेंसिटी मेजर करूँ, क्या होगा? सेम। एक ड्रॉप का मैं टेम्परेचर मेजर करूँ या पूरा सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेजर करूँ, क्या होगा? सेम होगा। लेकिन वॉल्यूम तो चेंज होगा। एक ड्रॉप का वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम तो डिफर करेगा। आप बताओ, इंटेंसिव एक्सटेंसिव? कर लेंगे किसमें? तो एक्चुअली क्या होता है, डेंसिटी होता है मास में वॉल्यूम, तो ये एक्सटेंसिव और ये भी एक्सटेंसिव। दो एक्सटेंसिव को डिवाइड करोगे तो मास इंडिपेंडेंट। और अगर मान लो एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव को डिवाइड करोगे तो हमेशा एक्सटेंसिव। एक इंटेंसिव को अगर एक एक्सटेंसिव से डिवाइड करोगे तो हमेशा एक्सटेंसिव। और एक इंटेंसिव को दूसरा एक्सटेंसिव, दोनों अगर होगा तो मास इंडिपेंडेंट। एक भी अगर इसमें एक्सटेंसिव आ गया तो मास, एक एक्सटेंसिव एक एक्सटेंसिव तो मास डिपेंडेंट। कर लेंगे तो डेंसिटी क्या होता है? मास इंडिपेंडेंट। याद रखोगे? तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव समझ में आ गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन किसमें पॉसिबल नहीं है आपका? इंटेंसिव। एडिशन सब्ट्रैक्शन किसमें पॉसिबल है? एक्सटेंसिव में। एक्सटेंसिव क्या होता है? मास डिपेंडेंट। अगर मान लो कोई रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज फाइंड करोगे, मान लो किसी के 1 मोल का इंथैल्पी कंबशन लेंगे और उसी कंपाउंड का 2 मोल का इंथैल्पी कंबशन लेंगे, ऑब्वियसली डिफर करेगा। तो किस पे डिपेंड किया? अमाउंट ऑफ मैटर पे। अगर उसी का इंट्रोपी चेंज फाइंड करेंगे तो वो भी डिफर करेगा। अगर उसी का गिब्स एनर्जी चेंज करेंगे तो वो भी डिफर करेगा। लेकिन उसी का हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर का बात करेंगे किसी सिस्टम का, तो वो सब क्या होता है? मास इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। कर लेंगे। लिखो नेक्स्ट। प्रोसेसेस। सबसे पहले लिखो आप लोग आइसोथर्मल प्रोसेस, जानते हो? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना? डेल्टी क्या होगा? शायद आइसोथर्मल प्रोसेस में पी रेसिप्रोकल टू वी आ जाता है, याद है आपको? बाल्स लॉ। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है बाल्स लॉ। इसलिए प्रेशर वॉल्यूम का कर्व लोगे ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व आता है, हमेशा वो आइसोथर्मल प्रोसेस ही दिखाता है। आई बात समझ में? मतलब ये प्रेशर वॉल्यूम का जब कर्व लेते हो ना आप लोग, प्रेशर वॉल्यूम का कर्व देखना है यहाँ पे, प्रेशर वॉल्यूम का कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व आता है। आता है कि नहीं आपका? आता है ये कर्व हमेशा क्या दिखा था? आइसोथर्मल या एडियाबैटिक। तो यहाँ पे आइसोथर्मल का बात की है। ये प्रोसेस क्या होगा? आइसोथर्मल। इससे क्या होगा, मेरे को अगर मान लो कि इस पॉइंट पे टेम्परेचर देगा, इस पॉइंट पे टेम्परेचर दे देगा, अगर यहाँ पे T1 देगा, यहाँ पे T2 देगा, तो मैं बोलूंगा T1 इक्वल टू T2। क्योंकि मैं तो थर्मल प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। इसलिए प्रेशर वॉल्यूम कर्व में अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व होगा तो आप याद रखना आइसोथर्मल का आंसर भी। ठीक। फिर सेकंड लिखो। आइसोकोरिक प्रोसेस। जब वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन्वॉल्व नहीं होता, कांस्टेंट होता। तो डीवी क्या हो जाएगा आपका? 0। अब बताइए, ये वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर। या लुसाक्स लॉ आ जाता नहीं यहाँ पे?
अगर मान लो कि आपने प्रेशर वॉल्यूम का कर्व लेंगे, कुछ ऐसा ही कर्व आएगा ना आपका? नहीं नहीं, ऐसोकोरिक है ना। कुछ ऐसा कर्व आएगा, मान लो कि ऐसे कर्व जा रहा है, ऐसा कुछ कर्व जा रहा है आपका, तो वॉल्यूम क्या है? तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है ना। अब प्रेशर इंक्रीज होगा तो मान लो ये T1 लेंगे, यहाँ पे अगर T2 लेंगे, तो T2 ग्रेटर देन T1 होगा कि नहीं? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर जैसे इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो हीटिंग या कूलिंग? हीटिंग। एसोकोरिक प्रोसेस में अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? हीटिंग। एसोकोरिक में अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? कूलिंग। क्योंकि प्रेशर क्या देखा आपने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर इंक्रीज, देखो इधर प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। कर लेंगे। और देखिए, थर्ड लिखिए, एसोबैरिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट। डीपी क्या हो जाएगा? जीरो। एडियाबैटिक लिखो। नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो क्या बोलेंगे उसको? एडियाबैटिक। बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। आई बात सुन, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में अगर हीट एक्सचेंज नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक। तो डी क्यू क्या होता है? जीरो। ये सब याद रखिएगा, यही सब काम देगा आगे। कर लेंगे। अब देखो, प्रेशर लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, साइक्लिक प्रोसेस है। A B C D लिए, चेक कर लो। ए से बी एसोकोरिक, बी से सी एसोबैरिक, सी से डी एसोकोरिक, और डी से ए एसोबैरिक। देखो ए से बी हीटिंग होगा, बी से सी भी हीटिंग होगा, क्योंकि बी से सी क्या है आपका? प्रेशर कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर तो इंक्रीज ही होगा। सी से डी आएंगे, प्रेशर ड्रॉप कर रहा है तो टेम्परेचर भी ड्रॉप करेगा। डी टू ए, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो अगर पूछेगा तो नहीं बता दो हीटिंग कूलिंग से। आई बस समझ में। यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि मेरे को बोलेगा यहाँ पे T1, ये T2 लिया, ये T3 लिया, ये T4 लिया, बताओ T1 से ग्रेटर T2 होगा कि नहीं? T2 से ग्रेटर T3 होगा कि नहीं? T3 से T3 लेस देन T4 होगा कि नहीं? और T4 लेस देन किससे होगा? नहीं, रॉन्ग कर दिया ना। यहाँ पे T3 से T4 आई है तो क्या होगा? हीटिंग या कूलिंग? कूलिंग। तो आप क्या करेंगे? T3 इज ग्रेटर देन T4, 4 से 1 जाइए, तो T4 ग्रेटर देन T1। हीटिंग कूलिंग बताएगा तो नहीं समझ में आ जाएगा। ए से बी कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। तो जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आप देखो, बी से सी आइसोबैरिक एक्सपेंशन है वो, कंप्रेशन नहीं है। आइसोबैरिक एक्सपेंशन है। आइसोबैरिक का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका? हीटिंग। प्रोसेस करेंगे तो हीटिंग होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? हीटिंग। कर लेंगे। सी से डी क्या दिखा रहा है आपका? एसोकोरिक प्रोसेस है वो। प्रेशर क्या होता है वहां पे? डिक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज कूलिंग।
नीट में अभी तक हीटिंग कूलिंग का क्वेश्चन जितना भी आता है ना, सब आता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं। फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में नहीं। लेकिन आप क्या करोगे ना, पैकेज जब बनाओगे तो वहां पे एक दो क्वेश्चन दिया होगा, जेई मेन का, जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसलिए मैंने बता दिया हीटिंग कूलिंग क्या होता है, पकड़ लोगे। अब देखिए एक और बताता हूँ। T1 लिए, T2 लिए, T3 लिए। बताइए। T1 से T2 कौन सा प्रोसेस है? मान लो ए लिए आपने, बी लिया आपने, ये सी लिया। ए से बी क्या है आपका? आइसोकोरिक प्रोसेस। और बी से सी आइसोथर्मल प्रोसेस। सी से ए आइसोबैरिक कंप्रेशन है ये। देखो, T1 से ग्रेटर होगा T2, लेकिन T3 इक्वल होगा। क्योंकि ए से बी तो हीटिंग होगा, तो T1 से ग्रेटर कौन होगा? T2। और T2 से T3 क्या होगा? टेम्परेचर सेम होगा क्योंकि आइसोथर्मल है। और T3 से जैसे हम लोग हैं कि T1 की तरफ से टेम्परेचर फिर फॉल कर जाएगा, क्योंकि वहां भी कूलिंग होगा। क्योंकि देखो, सी से ए जैसे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आइसोबैरिक कंप्रेशन। तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कूलिंग। कर लेंगे। इसी को अगर मान लो कि इसी को आपको, देख रहा हूँ टाइम हो गया, टाइम नेक्स्ट डे बता देंगे आपको। नहीं है, 4 मिनट है, कर लेंगे। देखो एक क्वेश्चन। इसी को वॉल्यूम टेम्परेचर के कर्व में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि देखो वॉल्यूम टेम्परेचर में जाएंगे, ए से बी क्या दिखा रहा है आपका? वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया मैंने। फिर देखो, बी से सी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। यही होगा ना। अब आइए सी से ए, टेम्परेचर फॉल कर रहा है, अब वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर नहीं, प्रेशर नहीं, नहीं क्या बोल रहा हूँ वहां पे? देखो, मैं बता रहा हूँ वहां पे प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कहते हैं, स्ट्रेट लाइन आता है ना आपका। तो कोई ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ओरिजिन से जाना पड़ेगा। देखो, ये थोड़ा ऐसे कर दो इसको। ग्राफ को ओरिजिन से ले लेंगे, ओरिजिन से। देखो, बी डायरेक्टिव टू टी होता है ना, ओरिजिन से जाना चाहिए ना वॉल्यूम टेम्परेचर का कर्व। आई बात समझ में? मतलब ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आपका ए से बी। देखो दिखा रहा है ए से बी। क्या दिखा रहा है? ए से बी हीटिंग दिखा रहा है ना आपका। फिर बी से सी टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर सी से ए कूलिंग, टेम्परेचर फॉल करना चाहिए, तो वॉल्यूम भी तो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन होना चाहिए। देखो मैंने स्ट्रेट लाइन कर दी। इस तरह का कन्वर्जन नहीं कर लोगे खुद से? हम्म। ये सब क्वेश्चन मिलेगा, जनरली नहीं मिलता मेडिकल के क्वेश्चन में। लेकिन आप लोग किस तरह, बच्चा क्या होता है बोलने पे भी नहीं सुनता, अवस्थी बनाने चले जाएगा। किसी को बोलते हैं वीके जायसवाल मत बनाओ, लेकिन वीके जायसवाल बनाने चला जाएगा। तो बनाओ, मेरे को क्या, मैं तो बता दूंगा। लेकिन आप पढ़ो, यहाँ पे ये सब क्वेश्चन मेडिकल में जनरली नहीं पूछता है। इंजीनियरिंग में आप जेई मेन का पीवाईक्यू बनाओगे तो वहाँ मिलेगा। हाँ, कुछ स्ट्रेस सीरीज का जैसे कैटलिस्ट पैटलिस्ट बनाते तो वहाँ भी एक दो क्वेश्चन हीटिंग कूलिंग का दे देता हूँ। समझ में आया यहाँ पे? अब होता है एक रिवर्सिबल प्रोसेस। किसको बोलते हैं? एडियाबैटिक समझ में आ गया आपको? आइसोथर्मल समझ में आ गया? आइसोबैरिक समझ में आ गया? आइसोकोरिक समझ में आ गया आपका? अब आएगा एक रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं किसको?
When system and surroundings are always in the state of equilibrium during the process. When system surrounding always in the state of equilibrium during the process, then process is called reversible. In the reversible process, it proceeds in infinite steps. रिवर्सिबल प्रोसेस में जो आप जो डिफरेंट लाओगे वो बहुत स्मॉलर चेंज का डिफरेंस लाओगे, इसको बोलते हैं इन्फिनिटली स्मॉलर चेंज। तो इन्फिनिटली स्मॉलर चेंज जो डीएक्स के फॉर्म में डीपी के फॉर्म में जब चेंज लाते हो वहां पे, जब वो तो स्मॉलर चेंज लाओगे तो प्रोसेस आपका एक्सट्रीमली स्लो होगा। हमेशा कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट स्टेप्स में होगा। और हमेशा क्या होगा, सिस्टम सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में रहेगा आपका, तो उसी को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, जो एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। रियल में जब डेली लाइफ में जाओगे तो कोई भी प्रोसेस आपका डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होगा, डिफरेंट टाइम में कंप्लीट होगा, तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या होता है, सिस्टम सराउंडिंग इनिशियल स्टेज में इक्विलिब्रियम में रहेगा, फाइनली वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। मतलब वहां पे ड्राइविंग अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस आपका बहुत ज्यादा होगा। तो बहुत ज्यादा अगर डिफरेंस होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल पाथ। और जहाँ पे ड्राइविंग अपोजिंग में इनफिनिटली स्मॉलर चेंज होगा, बहुत स्मॉल चेंज होगा, मतलब प्रोसेस आपका बहुत स्लो प्रोसीड्स होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल पाथ एक हाइपोथेटिकल पाथ होता है, रियल में रिवर्सिबल पाथ होता नहीं है। बात समझ में, क्योंकि जितना भी आप प्रोसेस करते हो डेली लाइफ में वो डेफिनेट टाइम में आपका कंप्लीट होता है, डेफिनेट स्टेप्स में आपका कंप्लीट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इरिवर्सिबल पाथ। ये बात समझ में। तो जब भी आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबली को आप क्वासी स्टैटिक स्टेट बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक स्टेट बोलते हैं, जब एनसीईआरटी जाओगे तो वहाँ पे मेंशन है वहाँ पे। रिवर्सिबल पाथ का मतलब होता है इक्विलिब्रियम से ही हमेशा डिफाइन करना। सिस्टम सराउंडिंग ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द प्रोसेस देन रिवर्सिबल, दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द प्रोसेस देन इरिवर्सिबल। फाइनाइट स्टेप्स इरिवर्सिबल, इनफाइनाइट स्टेप्स रिवर्सिबल, infinitely smaller change to bring the process reversible, major change irreversible। आई बात समझ में। तो देखता हूँ टाइम हो गया आपका, नेक्स्ट डे जाएंगे तो नेक्स्ट मेंशन कर देंगे। उसका चलेंगे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पे, तो पहले प्रेशर वाला वर्क बताएंगे, फिर इंटरनल एनर्जी बताएंगे, फिर चले जाएंगे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पे। ठीक। और जो भी आपका स्टडी मटेरियल जो भी पैकेज है थोड़ा लेके बैठना, क्वेश्चन करवाते हुए निकल। ठीक, फिजिकल साथ साथ करवाते निकल जाइए।